Welcome friends, welcome to Manu Law classes. I am Gautam Dixit, subject matter expert, GK and current affairs. Today in this video we are going to discuss the important current affairs of past 1 week from 10th to 15th July 2021. So let's start the video. Today in this video we are going to discuss about the Nepal political crisis. Then we are going to discuss about the highlights of Uttar Pradesh population policy which has been recently passed. Then we are going to discuss the new variant called as Lambda variant which was first detected in Peru in South America. Then we are going to discuss about the important changes brought by the draft cinematographic bill. And then we are going to discuss about the Cairn issue and the Permanent Court of Arbitration's decision on the Cairn issue. So we at Manu Law classes we have already started with our 1 year and 2 year courses. हमने already start कर दिया है. आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.lawentranceindia.com. हमने मनु लॉ क्लासेस पे वी हैव स्टार्टेड अ यूनिक कॉन्सेप्ट, इसको फ्री ट्रायल कहते हैं हम. इस फ्री ट्रायल में आपको एक्सेस होगा हमारे लाइव क्लासेस को, हमारे रिकॉर्डेड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स को. यू कैन ऑल्सो एक्सेस अवर टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट. इसके साथ साथ आप हमारे टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं और उसके एनालिसिस और रिजल्ट्स भी आपको अवेलेबल होंगे. अब हाउ टू एनरोल फॉर दिस यूनिक फ्री ट्रायल कोर्स, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा. जस्ट लोकेट दैट लिंक, क्लिक ऑन दैट लिंक, एक पेज खुलेगा, उस पेज को फॉर्म कहते हैं. उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए और आप सेट हैं हमारे 15 डेज ट्रायल को एक्सेस करने के लिए. अब हम आते हैं नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस पे. ये बहुत 2018 से ही चलता आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अभी रिसेंटली नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस ने एक नया टर्न लिया व्हेन अ न्यू प्राइम मिनिस्टर वाज अपॉइंटेड इन नेपाल. और इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सो द व्हाई इट वाज इन न्यूज़, ये न्यूज़ में इसके लिए था बिकॉज कि अभी 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने, कभी 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल शुड बी रीइंस्टेटेड. ये पहले डिसॉल्व कर दिया गया था इन मई 2021 बाय द प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी. शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, विद्या देवी भंडारी. लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नेपाल को हम प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं. जैसे लोअर हाउस ऑफ इंडिया को हम लोकसभा कहते हैं, इन नेपाल इट इज़ कॉल्ड एज प्रतिनिधि सभा. ओके, सो द लोअर हाउस जो डिसॉल्व हुई थी मई 2021 को, वो जुलाई 12 को रीइंस्टेट कर दी गई. एक न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, उन्हें 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, ओके, द न्यू प्राइम मिनिस्टर उनको अपना मेजॉरिटी प्रूव करना है. ये मेजॉरिटी कहाँ पे प्रूव की जाएगी? ये मेजॉरिटी इन प्रतिनिधि सभा. जैसे इंडिया में होता है दैट व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी, इट विल ऑलवेज हैपन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. विच हाउस? लोअर हाउस और अपर हाउस. इट विल ऑलवेज बी लोअर हाउस विच इज कॉल्ड एज लोकसभा. अब क्या ये पार्लियामेंट नेपाल में पहली बार डिसॉल्व हुई थी? ऐसा नहीं है. दिसंबर 2020 में भी पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई थी. फिर फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने ही उसको फिर से रीइंस्टेट किया था, उसको फिर से जीवित किया था, ओके, बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन फरवरी 2021. इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा नेपाल का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा. हमें ये भी समझना पड़ेगा कि नेपाल का जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस तरीके से वो अलग है, कितने सीट्स चाहिए होते हैं फॉर फॉर्मिंग द न्यू गवर्नमेंट. तो पहले हम उसको देख लेते हैं. तो जो पार्लियामेंट ऑफ नेपाल है, ओके, अगर हम पार्लियामेंट ऑफ नेपाल को देखते हैं दोस्तों, तो जस्ट लाइक इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ नेपाल इज ऑल्सो बाइकैमरल. जस्ट लाइक इंडिया इट इज बाइकैमरल. ओके, जस्ट लाइक इंडिया, नेपाल का भी पार्लियामेंट वो बाइकैमरल होता है. अगर हम नेपाल के पार्लियामेंट को देखते हैं दोस्तों, तो जो अपर हाउस है उसे हम नेशनल असेंबली कहते हैं. अपर हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं. लोअर हाउस को वी कॉल इट एज प्रतिनिधि सभा. वी कॉल इट एज प्रतिनिधि सभा. ओके, जस्ट लाइक इंडिया, नेपाल ने भी फेडरलिज्म का
कॉन्सेप्ट एग्री किया है। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म में एक सेंट्रल पावर होता है और उसके फिर सब यूनिट्स पावर होते हैं। ओके, सो इन नेपाल ऑल्सो द फेडरल कॉन्सेप्ट हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो नेशनल असेंबली में होती है और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल दे गेट इलेक्टेड टू द लोअर हाउस। नाउ इस प्रतिनिधि सभा के टोटल मेंबरशिप है अराउंड 275। 275 इज द टोटल मेंबरशिप ऑफ दिस प्रतिनिधि हाउस। ओके, तो 275 में टोटल मेंबरशिप विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इज अबाउट 148। अब नेपाल में 2018 में इलेक्शन होता है। नो पार्टी गेट्स द क्लियर मेजॉरिटी। ओके, नो पार्टी गेट्स द क्लियर मेजॉरिटी। और जो आज का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है नेपाल का वो इसी नंबर से रिलेटेड है। इसको हम आगे भी अच्छे से देखेंगे। ओके, अच्छा, नेपाल में एक चीज़ अलग है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में क्या होता है, आउट ऑफ 552 सीट्स इन लोकसभा 550 members are directly elected, 2 members who were earlier Anglo Indians they were to be nominated by the president, but अब वो प्रोविजन नहीं है। that provision has been removed by the constitutional amendment act, but 550 members now they will be directly elected by they are directly elected by the people। but अगर हम प्रतिनिधि सभा देखते हैं द लोअर हाउस ऑफ नेपाल, इसमें जो है there are 2 types of elections। okay, around 165 मेंबर्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 165 मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। 165 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। 110 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत इलेक्ट होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ओके, ये जो डायरेक्टली इलेक्टेड जो होते हैं इसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के तहत ये इलेक्ट होते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि द सीट्स विल नॉट बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वोट शेयर। जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। इंडिया के लोकसभा इलेक्शन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉलो होता है। इसमें क्या होता है कि एनी कैंडिडेट हु सिक्योर्स द मैक्सिमम वोट और मेजॉरिटी वोट एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, तो वो कैंडिडेट को हम मानते हैं कि वो कैंडिडेट ने उस सीट को जीत लिया है। ओके, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द 550 सीट्स, बट इन नेपाल में दिस थिंग इज डिफरेंट। 165 members they will be elected through the first past the post system। 110 members will be elected through the proportional representation। proportional representation का मतलब होता है दोस्तों the seats will be divided according to the vote share। for example, अगर मान लीजिए कि अगर हम इंडिया में अगर समझो कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आ गया तो इसका मतलब होगा कि सपोज दैट इफ बीजेपी गेट्स 40% सीट्स, कांग्रेस गेट्स 30% सीट्स, देन अदर पार्टीज दे गेट 30% सीट्स, सो द टोटल 550 सीट्स ऑफ लोकसभा, आउट ऑफ दैट 40% सीट विल गो टू बीजेपी, 30% विल गो टू कांग्रेस, 30% विल गो टू अदर पार्टी। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक और जगह फॉलो होती है जो अभी न्यूज़ में था, दैट इज कॉल्ड एज इजरायली पार्लियामेंट विच इज कॉल्ड एज नेसेट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्राइसिस को और थोड़ा डीप में समझते हैं। तो 2006 के पहले देयर वाज अ मोनार्ची इन नेपाल। ओके, नेपाल में मोनार्ची था, किंग का रूल था, बट द रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट दैट किंग स्टार्टेड। ओके, द रेजिस्टेंस मूवमेंट कि हम ये किंग का रूल नहीं चाहते हैं। द रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द मॉइस्ट लीडर, इसीलिए इसको कहते हैं मॉइस्ट इंसर्जेंसी, इसीलिए इसको कहते हैं मॉइस्ट इंसर्जेंसी। फाइन, सो हु द ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह, he was the last king of Nepal। So the resistance movement against monarchy of Nepal, it started in 1996 which ended in 2006। There was a peace agreement between monarchy and the Maoist insurgents, and after that it was decided that a new constitution will be framed for Nepal। नेपाल का पहला भी एक constitution था, in 1951 it was passed। okay, but they decided to form the new constitution, okay, which was finally formed in 2015। in this new constitution today's parliament of Nepal was established with 275 seats। वहाँ पे डिसाइड किया गया कि प्रतिनिधि सभा में there will be 275 seats। अब इस पार्लियामेंट में इलेक्शन
इलेक्ट होने के लिए इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन होता है 2017 में। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉइस्ट पार्टी जो थी नेपाल की वो पहले से ही डिवाइडेड थी। इट वॉज डिवाइडेड बिटवीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट UML, दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस्ट सेंटर। ओके, वन वॉज लेड बाई खड़गा प्रसाद ओली और KP ओली who was the first prime minister of Nepal under the new constitution, and the Communist Party of Nepal Maoist Center was led by Prachanda. फाइन। अब क्या होता है कि ये पहले से अलग अलग थे, बट जब 2018 में इलेक्शन की बारी आती है देन दे फॉर्म एन अलायंस एंड दे फॉर्म द सिंगल पार्टी कॉल्ड एज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्या है दोस्तों, ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ये दो पार्टी का अलायंस है। एक पार्टी जो KP ओली लीड कर रहे हैं उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, दूसरी पार्टी जो है वो पुष्प धमाल लीड कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस्ट सेंटर। ओके, सो पुष्प कमाल दहाल इस मॉइस्ट सेंटर हैं, UML जो है वो KP ओली है, ये एक साथ आते हैं। वाई? बिकॉज दे वांटेड टू फाइट द इलेक्शंस टुगेदर एंड टू शेयर द पावर। जब ये अलायंस होता है तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन को स्वीप कर देती है। स्वीप मतलब सबसे ज़्यादा सीट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को मिलता है। बट यू नो व्हाट हैपेंड, दे एग्रीड टू कम टुगेदर बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल। ओके, दैट प्रिंसिपल वाज वन मैन वन पोस्ट। जो ये अलायंस हुआ था दो पार्टी में, इसमें दे केम टू शेयर द पावर बेस्ड ऑन वन मैन वन पोस्ट। अब ये वन मैन वन पोस्ट क्या था? वन मैन वन पोस्ट के अंदर ये था कि आउट ऑफ 5 years 2.5 years KP ओली प्राइम मिनिस्टर रहेंगे एंड प्रचंडा और पुष्प कमल धमाल ही विल बी द लीडर ऑफ द अलायंस। आफ्टर 2.5 years, मतलब जब 2020 के मिड में दिसंबर के आसपास हम पहुंचेंगे, द रोल विल बी चेंज। देन KP ओली वॉज टू बिकम द लीडर ऑफ द अलायंस एंड पुष्प कमल धमाल प्रचंडा ही वॉज सपोज टू बी द प्राइम मिनिस्टर। पर जैसे ही ये पावर ट्रांसफ़र की बात आती है कि अब पोजीशंस चेंज होंगे, उसके पहले ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल खड़गा प्रसाद ओली, ही डिजॉल्व्स द पार्लियामेंट। ही डिजॉल्व्स द पार्लियामेंट इन दिसंबर 2020। ओके, पहले से इनके अगेंस्ट बहुत सारी एलिगेशंस थी कि ये अपने खाली फेवरेट लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, बाकी जो कम्युनिस्ट मॉइस्ट सेंटर के लोग हैं उनको कोई पावर शेयर में कोई हिस्सा नहीं है। द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू दिस पार्टी UML यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ओनली दे आर गेटिंग बेनिफिट। तो ये सारे एलिगेशंस थे ही। ओके, because of these allegations and since the power was not shared, when it was clear that KP Oli is not going to share the power with the Pushpa Kamal Dhamal Prachanda, then there was a split between Unified Marxist Leninist and Maoist Center. जब ये split हो जाता है, so the KP Oli government now it is going to be the minority government. तो इसके पहले कि कोई दूसरा गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, KP ओली रिकमेंड्स टू द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। अब हम लोगों को ये देखना है कि वॉज दिस वैलिड अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। सो देयर इज एन आर्टिकल इन द नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड एज आर्टिकल 76(2). ये आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? ये आर्टिकल कहता है कि इन केस व्हेन देयर इज नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी, मतलब किसी भी पार्टी के पास अगर 145 प्लस सीट्स नहीं है, ओके, तो पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं होगी। पार्लियामेंट President will appoint such person as the Prime Minister who is the member of the House, okay, and who can command the majority with the support of 2 or more parties। मतलब ये कहता है कि before dissolving the parliament, the president should look for the alternative and should appoint such person as the Prime Minister who has the clear majority or with the support of 2 or more parties। okay, तो ये clear cut लिखा हुआ है। But what is the problem over here? यहाँ पे दोनों बार जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हुआ इन दिसंबर 2020 एज वेल एज इन मई 2021, द अल्टरनेटिव टू लुक आउट फॉर द न्यू प्राइम मिनिस्टर वाज नेवर अप्रोच्ड। ओके, एंड दैट्स वाई बोथ द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को रीइंस्टेट किया। अब क्या होता है दोस्तों, दिसंबर 2020 में पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, बट फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल का जजमेंट आता है, पार्लियामेंट रीइंस्टेट हो जाती है। उसके बाद नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू
that there is a split between Unified Marxist Leninist Party and Maoist Center Party of Communist Parties. दोनों अलग अलग लोग लीड कर रहे हैं, एक केपी ओली लीड कर रहे हैं, एक प्रचंडा जी लीड कर रहे हैं. अब दोनों पहले दोनों एक साथ आके गवर्नमेंट बनाए, अब दोनों अलग हो गए. इसका मतलब केपी ओली इज इन नाउ माइनॉरिटी. अब उनको क्या है कि उनको हाउस में अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करना पड़ेगा. बट ये होने से पहले वो पार्लियामेंट की सेशन जो है वो उसको समन नहीं करवा रहे थे, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन अगर होगा देन ओली हैज़ टू गो फॉर majority test, and if he fails in the majority test he will no longer continue to be the prime minister. तो इसको इस केस से बचने के लिए केपी ओली क्या करते हैं कि पार्लियामेंट की सेशन को डिले करते हैं. अल्टीमेटली द पार्लियामेंट सेशन इज हेल्ड इन मे. केपी ओली लूजेज द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. अब केपी ओली के सामने क्या है, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी ही हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप. बट केपी ओली ऐसा कुछ नहीं करते. वो क्या करते हैं, before resigning from the post of prime ministership, because he has lost the majority in the house, he recommends again to the president कि आप हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए. प्रेसिडेंट क्या करते हैं, विदाउट फॉलोइंग द आर्टिकल 76(1), विदाउट लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव, द पार्लियामेंट इज अगेन डिसॉल्व्ड. फाइन. बट क्या होता है, रिट पेटिशन फाइल करते हैं सारी ऑपोजिशन पार्टीज सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑन 12 जुलाई 2021 इट रीइंस्टेट्स द Parliament of Nepal. And now since KP Oli has already lost the major vote of confidence, so he cannot become the prime minister, so the Supreme Court said a new prime minister to be appointed. ये new prime minister कौन होगा, जिसके पास 145 प्लस सीट से ज़्यादा की सपोर्ट होगी. ओके, सो right now the Nepal has got the new prime minister. Okay, fine. So let's look at the question. Who among the following has been appointed as the president of Nepal recently? Recently मतलब 12th July 2021. So the option A is Kharga Prasad Oli, B is Pushpa Kamal Dahal, C is Sher Bahadur Deuba, D is Girija Prasad Koirala, E is none of the above. तो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं. द करेक्ट आंसर इज शेर बहादुर शाह. सो शेर बहादुर शाह हैज बीन स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, बट ही हैज नॉट बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. इट विल बी हिज 5th टाइम. ही हैज ऑलरेडी बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल फॉर 4th टाइम. सो ही विल बी ही इज द incumbent president of Nepali Congress. So he does not belong to Maoist party. He is from Nepali Congress. Okay, and he has served as the prime minister of Nepal for 4 times. From 1995 to 1997, then from 2001 to 2002, then from 2004 to 2005, and then recently from 2017 to 2018, just before KP Oli was appointed as the prime minister. Okay, now if the question comes, the territorial dispute between India and Nepal. So there is a territorial dispute. Okay, so it is related to 3 areas. One is Lipu Lake Pass. Okay, the next is Kalapani. The next is Limpia Dhuria. These all places are in Uttarakhand. Okay, and Nepal issued a new map. Okay, जिसमें ये जो 3 टेरिटरीज हैं ये ऑलरेडी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के पार्ट हैं. When this area was shown as that this is the part of Nepal, the relationship between India and Nepal, they got strained too much. Secondly, KP Oli, he made many such statements that yoga originated from Nepal, Ramayana of Nepal is more authentic, Rama was born in Nepal, Lord Ram was born in Nepal, all type of statements. It strained the relationship, and
already there is a political tension going on related to Madheshi people, ये मधेशी people कौन है? ये वो लोग हैं जो तेरई रीजन में रहते हैं, those who live in तेरई region, these are called as Madheshi people. They are fighting for their own states. They are fighting for the creation of a new Terai state in Nepal, which they have not got. Fine. So this is the problem between India and Nepal. Okay, let's move ahead. Now let's look at the Uttar Pradesh population policy. So the Uttar Pradesh population policy 2021 and 2030. So if you will see, ठीक है ना, पूरे पॉलिसी को ध्यान से पढ़ने के लिए that you have to create the block of 5 years, 2021 to 2026, फिर 2026 से 2030. ठीक, तो इसमें देखिए पहला क्या है, पहला है decreasing the total fertility rate from 2.7 to 2.1 by 2026. ये जो 2.1 है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम replacement level of population कहते हैं. What we say it? We say it as replacement level of population. फाइन. अगर हम रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन को अचीव कर लेते हैं, वी कॉल इट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. वी कॉल इट एज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. ओके, इंडिया एम्स टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2045. बाय 2045. ओके, द नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग द maternal mortality rate from 197 to 150 by 2026 and by till 80 by 2030. Okay, maternal mortality rate means number of women dying per 1 lakh live birth. उसके बाद decreasing the infant mortality rate from 43 to 32, from 43 to 32 by 2026, and by 2030 it should be 22. Then decreasing under 5 mortality rate, 5 साल के कम के बच्चों का mortality rate, okay, per 1000 live birth from 47 to 35, and again the next target will be to bringing it to from 35 to 25. उसके बाद modern conceptive prevalence rate जो है, मतलब कि how many couples they are using the modern methods of contraceptions. So the prevalence rate for contraception will be increased from 31.7 to 45% and by 2026 and 52% by 2030. Okay, उसके बाद male methods of contraception. Okay, that women they do not have to go for contraceptions. Male methods of contraception, it will be also increased from 10.8% to 15.1% by 2026. This is the highlights of the Uttar Pradesh population policy. Okay, apart from Uttar Pradesh, Assam has also unveiled its population policy to bringing out the total fertility rate. The next is draft cinematograph bill 2020. इसमें जो सबसे important जो highlights है वो है a new power has been given to the government of India which is called as revisionary power of the government. अभी तक का रूल क्या है कि once the censor board pass the film, then government has no role. Okay, because censor board itself is a body set up by the government. Once censor board approves the film with the cuts or without cuts, then government usually does not have a too much role in that. But this new bill, the draft bill, it gives more power to the government even if the censor board has passed the film. Okay, so if the government feels that the government on account of violation of section 5b1 of the cinematograph 1952, if the government feels that the section 5b1 of the cinematograph act 1952 has been violated, so it can order the re-examination of the certification of any movie. Okay, it can be based on that. Fine. Okay, now this is the first thing. The first and most important thing is revisionary power has been given to the government. So even after the censor board, government can still call for censors in the movies based on any complaints. Second is about the categories. So we have categories like universal. U means universal, UA means universal. Okay, but
but children below 12 years, they need parental guidance. They need parental guidance. Okay, then adult or fine, and then special. Adult means above 18 years, special means for some special groups. Now here the government is proposing the change in UA category. Earlier it was only for 12 years. Now government is saying कि make 4 categories here. One is UA 7 plus, means those movies which cannot be watched by the children who are below 7 years. The second is UA 13 plus, those movies which cannot be watched by the children below 13 years. UA 16 plus, those movies which cannot be watched by any person who are below 16 years. Okay, then the next is punishment for film piracy. So this is very stringent law. It says that it inserts the new section in the bill, which is section 6AA. It provides for the punishment of imprisonment of up to 3 years. So if anybody is doing illegal recording for the purpose of piracy, they will be charged with 3 years imprisonment, and the fine, which will in any case it will not be less than 3 lakh, but the maximum limit of the fine can go up to 5% of the gross production cost of that movie or video, or both. Okay, imprisonment and 5% of the total production cost of that movie. Okay, fine. This recommendation is based on Shyam Benegal committee. This recommendation is based on Shyam Benegal committee. Fine, let's move ahead. Let's see what is section 5B1. So section 5B1 is similar to article 19(2) of the Constitution of India. Article 19(2) of the Constitution of India, it puts certain restrictions on the right to freedom. So it says that state can impose restrictions on the exercise of right conferred by the said subclause. Subclause means 19(1), right to freedom, in the interest of sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. This is article 19(2). Means what? That if any movie okay is trying to subvert the so if any movie is going against the sovereignty or integrity of India or security of the state, or saying something in the movie which can affect the friendly relations with the state, or it can disturb the public order, decency, morality in the society, or it leads to the contempt of court, defamation or incitement to offense, then the government can restrict such movies, okay, under the Cinematograph Act 1952. The next is about the Union Council of Ministers. So the Union Council of Ministers, they were appointed recently. So let's see certain constitutional provisions related to Union Council of Ministers. So this is article 74. Article 74 says that there shall be a council of ministers to aid and advise the president, okay, and the president will act on such advice, but president has one discretion, that president can return that advice or may ask the council of minister to reconsider such advice. But if the minister gives the advice after reconsideration, then president has to act in accordance with such advice. The next is that whatever advice is given by the council of minister to the president, such advice will not be inquired into any court. Now there is one 91st Amendment Act 2003 which has the bearing on the strength of the Council of Minister. So if you will see, the total number of ministers including the Prime Minister in the Council of Ministers shall not exceed 75% of the total strength of the Lok Sabha. Okay, so if you will see, currently the total strength of Lok Sabha is 540. It means total strength of Council of Ministers should be 81. Right now, after the recent reshuffling of cabinet and Council of Ministers, the total current strength of Council of Minister इस वक्त कितना है 78, मैक्सिमम कितना है 81. ओके,
सो इट इज़ लेस देन 78। ये ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इसका बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ 91st अमेंडमेंट एक्ट? द बेसिस ऑफ द 91st अमेंडमेंट एक्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। किनके किनके बीच में? सो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, separation of power between legislature and executive. So based on this principle the 91st amendment act was passed. Okay, now coming to the lambda variant, a new variant. The strain is called as C.37. इसको पहले कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? पेरू में। पर अब तक क्या ये सिर्फ पेरू में ही है? साउथ अमेरिका, पेरू इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका. सो इफ यू विल जस्ट सी, so this fine, so you have Peru towards Pacific coast, Peru. Okay, so it is first observed in Peru, now found in 25 countries including UK and Europe. Okay, right now it is the predominant strain in South America and it is the 7th and newest variant of interest. It is not variant of concern. लाइक डेल्टा वेरिएंट इज द वेरिएंट ऑफ कंसर्न बिकॉज उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, इन्फेक्टिविटी है एंड इट्स पावर टू इवेड द इम्यून सिस्टम, वैक्सीन डिराइव्ड इम्यून सिस्टम हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड. बट लैम्बडा वेरिएंट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके बारे में स्टडी किया गया है, कोई भी प्रूफ अभी तक कंक्लूसिव नहीं है. दैट्स वाई वी आर पुटिंग इट इन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट. इट मीन्स इट विल बी ऑब्जर्व इफ इट इज फाउंड इन फ्यूचर दैट दिस variant, lambda variant, has very high infectivity, high transmissibility and it can evade the immune system of the person even after taking the vaccine. Then if it is proved conclusively, then it will be put in the list of variant of concern. ये कौन डिसाइड करता है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको डिसाइड करता है. वी ऑलरेडी हैव अदर वेरिएंट्स लाइक अल्फा वेरिएंट, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा. We have lambda. Okay, now see the difference between lambda variants and other variants के बीच में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है. सो lambda variant के पास टोटल 7 म्यूटेशंस हैं, टोटल 7 म्यूटेशंस है. इसके वजह से इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. अगर हम इसको डेल्टा वेरिएंट से कंपेयर करें जिसने इंडिया में, यूके में, यूरोप में, साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी है, काफ़ी ज़्यादा सर्ज देखा जा रहा है डेल्टा वेरिएंट का, तो इसके पास सिर्फ 3 म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन में. बट लैम्बडा वेरिएंट है 7 म्यूटेशन. सेकेंड इज इन्फेक्टिविटी रेट इसकी भी ज़्यादा है. अगर हम अल्फ़ा और गामा वेरिएंट्स को देखें तो उनकी जो इन्फेक्टिविटी है वो लैम्बडा वेरिएंट से थोड़ी कम है. फाइन. उसके बाद अगर हम आप देखेंगे तो डेल्टा वेरिएंट की तरह लैम्बडा वेरिएंट भी इम्यून सिस्टम जो होता है, जो हम वैक्सीन लेने के बाद जो डेवलप करते हैं, उसको इवेट कर सकता है, या अगर नेचुरल इम्यून सिस्टम है तो उसको भी इवेट कर जाएगा, जस्ट लाइक डेल्टा वेरिएंट. इसके बाद एक और वेरिएंट की बात चल रही है कॉल्ड एज एप्सिलॉन वेरिएंट. ओके, इसका जो स्ट्रेन का नाम है दैट इज B.1.429 और California.CAL.20C. ये CAL क्या है? कैलिफोर्निया से आया है CL. इसके पास 5 म्यूटेशन है. उसके बाद उसमें से एक म्यूटेशन है जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, विच इज़ L452R. फाइन. इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना है, बट इसको सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन USA ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है. ओके, बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट इन कैलिफोर्निया. फाइन. इसके अंदर जो 5 म्यूटेशन है उसमें से 3 म्यूटेशन जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे है, वो स्पाइक प्रोटीन पे है. तो ऑब्वियसली जब स्पाइक प्रोटीन पे म्यूटेशन होगा तो क्या होगा? दे कैन इवेड द प्रोटेक्शन गिवन बाय द कोविड वैक्सीन. दे कैन वीकन द वैक्सीन बेस्ड इम्यूनिटी बाय 70%. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टेकन अ कोरोना वैक्सीन and I can fight the normal coronavirus 100%, but my resistance against epsilon variant only be 30%. Okay, and first the next and more dangerous thing is it can evade the monoclonal antibodies used in the treatment of moderate COVID patients. Okay, now the सहकार से समृद्धि, the motto of new Ministry of
cooperation, okay, which was established. Okay, the Minister of Cooperation is Shri Amit Shah. So over here we have already discussed about the cooperation ministry in the last lecture. Over here we will deal with constitutional provisions related to cooperatives. So see, cooperatives in constitution is existing since 2011. So the 97th Amendment Act 2011 added the new part called as Part 9B regarding the cooperatives in India. Okay, if you will read the article 19(1)(c), a new name has been added along with unions and associations. Citizens of India, they can also form cooperatives. Got it? Then in DPSP, the Directive Principles of State Policy, the part 4 of the Constitution, a new article has been added, article 4B, 43B, okay, regarding the promotion of cooperative societies. Means the state, means over here the state means the government, it will endeavor to promote cooperative societies. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन फॉर्म हुआ है उसके पीछे कौन सा आर्टिकल है, तो उसके पीछे जो आर्टिकल जो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट को कहता है कि द स्टेट विल एंडेवर टू वर्क टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव, वो है आर्टिकल 43B ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल को फॉलो किया है और टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव्स इन इंडिया अंडर आर्टिकल 43B a new ministry has been set up. ओके, कोऑपरेटिव्स को लेकर हम आज से काम नहीं कर रहे, हम आज़ादी और आज़ादी के पहले से ही काम कर रहे हैं. वी आर वर्किंग फॉर दैट स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स बिफोर इंडिपेंडेंस. सो इन 1958 the National Development Council had recommended that there should be a national policy on cooperatives. Apart from that, because cooperatives, they work on different principles. Okay, they do not work with the motive of profit. Okay, fine. So over here, as training for personnel and setting up of cooperative marketing societies should be the part of national policy on cooperatives. इसको follow करते हुए a National Cooperative Development Corporation was established in 1962. By the time we were in 1984, certain cooperatives like Amul, they became very famous. Certain cooperative banks, they became, they were not confined in only one state. Their function crossed the boundary of the states. So to regulate them, to avoid the problems faced by such multi-cooperatives, an act was passed in 1984 called as Multi-State Cooperative Societies Act. Because this cooperatives, if suppose the Amul is working in Gujarat, so cooperatives, they come in state list. So the Gujarat government will have different set of rules for cooperatives. Now that Amul wants to expand in Maharashtra, so in Maharashtra, the Maharashtra government would have different rules for cooperatives. So this used to create a business problem for Amul. So a multi-state cooperative society act was passed to streamline the working of multi-state cooperatives. Then in 2002, finally, the national policy on cooperatives, again it was passed by the government of India. The earlier one was passed in 1958. At that point of time, the economic conditions were different, but in 2002, after a decade of liberalization, globalization and privatization, there was a need felt to change the cooperative, to tune the functioning of cooperatives within the broader framework of LPG. So national policy on cooperatives was passed. अब हम लास्ट इशू पे आते हैं, केर्न इशू. केर्न इशू का है कि इट इज अबाउट ट्रांसफर. ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ओके, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इसमें सबसे बेसिक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इसको कैसे देखती है, दैट इट इज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडियन कंट्री. From foreign country to Indian country. Okay, from foreign country to Indian country. Cairn इसको कैसे देखता है? Cairn says that no, it is not from foreign country to Indian country. It is from main company to holding company. From the transfer of share from main holding to subsidiary. अगर हम गवर्नमेंट की लॉजिक को मान लेते हैं कि देयर हैज बीन अ ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडियन कंट्री, देन दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन एंड इट इज टैक्सेबल.
अगर हम केर्न की बात मानते हैं कि दैट द शेयर्स वॉज ट्रांसफर फ्रॉम केर्न यूके टू इट्स सिस्टर कंपनी इन इंडिया, क्रेन इंडिया लिमिटेड और केर्न इंडिया, सो इट इज़ अ इंटरनल मैटर, देयर इज़ नो कैपिटल गेन, तो देयर विल बी नो टैक्स। इन्हीं दो फिलॉसफी के बीच में क्लैश है और ये इशू 2006-07 से चलता आ रहा है। ये इशू ने जन्म कैसे लिया, हाउ दिस इशू वॉज बॉर्न। इन 2006-07 के पहले केर्न यूके का यूएस इंडिया में बहुत सारा बिजनेस था, बट इट वॉज अंडर अ कंपनी कॉल्ड एज केर्न इंडिया होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब एक छोटी सी एक मतलब कंपनी होगी और उसके बहुत सारे होल्डिंग्स होंगे, ठीक है ना। फाइन, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक सेंट्रल स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो केर्न इंडिया taught to convert केर्न इंडिया holdings into a केर्न इंडिया, means to consolidate its asset in India. It formed a new company called as केर्न इंडिया. While doing so, the केर्न UK, it transferred some of its shares in केर्न इंडिया holdings to केर्न इंडिया. तो यूके ट्रांसफर कहाँ से हुआ शेयर? फ्रॉम यूके। कौन सी कंपनी के लिए? फॉर अ केर्न इंडिया विच इज इन इंडिया। इस पे गवर्नमेंट ने बोला, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला दैट इट इज द कैपिटल गेन। ट्रांसफर ऑफ शेयर हुआ है, सो इट इज अ कैपिटल गेन एंड केर्न यूके शुड पे द टैक्स। हाउ मच? 24,500। नाउ केर्न यूके सेड दैट नो, आई एम ट्रांसफरिंग द शेयर टू माई सब्सिडियरी, so I don't want to pay the tax. Now because of this difference in opinion, okay, the case was filed in Income Tax Appellate Tribunal and the Delhi High Court. Got it? Then finally it reached to Supreme Court, and then what happened? The Supreme Court decided the case in the favor of Cairn UK. Now what government said? Then government came up with a new law that is called as रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि इट इज कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, दिस वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इज टैक्सिंग फ्रॉम द बैक डेट। टैक्सिंग फ्रॉम द बैक डेट मीन्स इन 2012 द लॉ कम्स which says that I am going to tax all such capital gains emerging from mergers and acquisitions up till 1962. Up to 1962, if the underlying asset is in India. It says that if any merger and acquisition has happened which is related to the multinational companies for any asset underlying in India, they are eligible for capital gain tax. Fine. Now Cairn Energy did not agree with this, and hence in 2015 it filed the case against the Indian government in Permanent Court of Arbitration. Now here PCA means Permanent Court of Arbitration, which is located in Hague. Okay, The Hague. Now this PCA, it ruled in the favor of Cairn. It said that it is the Indian government, not Cairn UK. We should pay to Cairn because damages incurred by Cairn, and PCA said there is no case of taxation against the case. So it is not a Cairn tax issue, is not just a tax related issue, or it is also an investment related dispute. It says that any country comes to India and they do the business in India, and then they are pressurized to pay the tax by passing the retrospective taxation, okay, is against the guarantee of fair and equitable treatment. What it? That you are forcing the company since 1962 to pay the tax. So it is not good. It is an investment related issue also. The second says, the Cairn issue says the central government had failed to carry out its obligation which it made under the UK-India bilateral investment treaty. Cairn UK is a UK company. In this treaty, it happened that any investment from India in UK or vice versa will be protected and it will not be discriminated against. It means what? If I am an Indian, if I open the company in UK, तो उसमें क्या होगा कि मेरी कंपनी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा विज़ यूके कंपनी। सेम इन इंडिया, इसको कहते हैं फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। ओके, फाइन, ओके। सो वंस अगेन आई रिमाइंड यू दैट
आप हमें कॉल कर सकते हैं 9971004054 या आप हमारे वेबसाइट को विज़िट कीजिए और 1 ईयर 2 ईयर कोर्स में आप आज ही एनरोल कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाइए, लोकेट कीजिए हमारे फ्री ट्रायल के लिंक को, साइन अप कीजिए एंड एक्सेस कीजिए लाइव ऑनलाइन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। थैंक यू।